नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में और आने वाले सालों में क्या कोरोना हमें परेशान और करेगा या नहीं। 2020 में आप देखेंगे मैंने एक वीडियो किया और कहा कि नवंबर के बाद कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो कम होगा और बहुत से लोग इस बात से नाराज़ हुए कि आपने कहा था नवंबर 2020 में ख़त्म हो जाएगा, मगर ये फरवरी 21 में भी आया। पर जो चीज़ आप लोग मिस कर गए और कुछ मेरे ऑडियंस जो मिस करी वो ये है कि दिसंबर 2020 में मैंने एक वीडियो किया और कहा कि कोरोना का रीलैप्स होने वाला है फरवरी 2021 में, ये फिर से आएगा और ये इस बार एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स की एक मेजर इशू को दिखा रहा है और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट फरवरी और मई 2021 के बीच में रहेगा। और ऐसा हुआ और वो वीडियो यूट्यूब पे है जो दिसंबर 2020 में अपलोड हुआ है। और उसके बाद भी मैंने अपने एनालिसिस और रिसर्च के साथ साथ आपको जैसा मैं डिज़ीज़ आगे चलता देख रही थी वो बताया। और उन शुरुआती वीडियोस में मैंने ये भी कहा था कि 2023 में एक ऐसा डिज़ीज़ आएगा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को कम करेगा। अब वैसे तो आप देखेंगे 2020 के बाद जो कोरोना के कारण डेथ कैजुअलिटी है वो वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा है। जो वर्ल्ड वॉर की कैजुअलिटी रही है उससे ज़्यादा कोरोना की कैजुअलिटी रही है। तो ये खंड प्रलय तो दिखा ही रहा है 2020 से। और ये डेकेड और सिर्फ ये डेकेड नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2030 के बाद है, तो ये इंडिया को प्रॉब्लम 2033 से दिखती है। तो ये डेकेड ही नहीं, ये डेकेड से थोड़ा आगे जाएगी प्रॉब्लम। खंड प्रलय सिर्फ ये 10 साल का नहीं है, ये 15 साल प्लस है। तो अगर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो शनि के रोहिणी नक्षत्र में जाने पर, जो कि 2033 में होगा, वहां पर इंडिया को प्रॉब्लम आती है। ये एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया और बाद में भी इसको मैं डिटेल करूंगी। अब हम आते हैं कोरोना पे। 2023 के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस में बताया है और जो 2022 के ईयरली प्रेडिक्शंस का वीडियो है, नए साल की प्रेडिक्शंस के बारे में, उसमें भी 2023 के डिजीज के बारे में बताया है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को इस्टेब्लिश किया, आई एम यूजिंग द वर्ड इस्टेब्लिश किया फॉर सोवियत रशिया, वहाँ उस वॉर के लिए इस्टेब्लिश किया। पर इवेंचुअली क्या हुआ कि टेररिस्ट एक्टिविटीज यूएस सॉइल पर ही उनको अंजाम दे दिया गया। सो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट यह है कि जो आपने क्रिएट किया दुनिया से लड़ने के लिए या किसी और कंट्री को परेशान करने के लिए, उसने वापस घूमकर आपको ही अटैक किया। और यही कहानी चाइना और कोरोना की है, क्योंकि क्लियरली ये चाइना के हॉरोस्कोप से देखा जा सकता है। ये एक जर्म वॉरफेयर के अंतर्गत ही इस डिजीज को रिलीज किया गया है, या इस वायरस को रिलीज किया गया है। तो जो बनाया गया था दुनिया से लड़ने के लिए एज जर्म वॉरफेयर, वो वापस आकर उसी कंट्री को खाएगा, चाइना का अगर हम हॉरोस्कोप देखें, और यहाँ पर मैं कोरोना, चाइना और इंडिया के हॉरोस्कोप के बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करूँगी और आपको कोरोना आगे कैसा डिजीज ये बढ़ता दिखता है, घटता दिखता है, इसके बारे में बात करूँगी। चाइना की ये जो मकर लग्न की कुंडली है, बहुत बार मैं चाइना की बहुत डिटेल्स डिस्कस करती हूँ। चाइना की ये जो मकर लग्न की कुंडली है, इसमें शनि मकर के थे, अभी मकर में गोचर कर रहे थे 2020 से अब तक, क्योंकि जनवरी 2023 में 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ में गोचर करेंगे। तो इस गोचर ने चाइना के लग्न में बैठे चंद्रमा को भी इफेक्ट किया, मंगल को भी परस्पर दृष्टि डाली। जैसे ही ये शनि कुंभ में गोचर करेंगे तो कुंभ में इस शनि पर जन्मकालीन शनि की, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, और मंगल की, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, इन दोनों की परस्पर दृष्टि पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा लाइफ लॉस दिखाता है। इसका मतलब ये है कि 2023 जनवरी 17 से 2025 अप्रैल तक
ये जो एक आर्क आएगा 2.25 साल का, उसके बाद फिर मार्गी होके शनि फिर वक्री होंगे, तो आप इसे 2025 का पूरा साल ही मानिए। ये 3 साल चाइना के लिए तो बहुत ज़्यादा खराब दिखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस दिखती है, बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग कहते हैं कि चाइना के जो वैक्सीन थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। ये बात सही है, पर मैं आपको बता दूं, जो वैक्सीन्स वर्ल्ड ओवर अभी तक बने हैं कोरोना के लिए, वो ये ऐसा वेरिएंट है, ये ऐसे म्यूटेट करेगा अपने आप को बार बार कि वैक्सीन्स इसके आगे कामयाब नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत होता है। चार्ट्स और प्लैनेट्स की गति को समझकर हम ऐसा कह सकते हैं कि अब जो वेरिएंट्स, जो सब वेरिएंट्स आएंगे इसके, या ये डिजीज एक नया ही फॉर्म ले लेगा। प्लीज नोट मैं क्या कह रही हूँ, ये डिजीज एक नया ही फॉर्म ले लेगा। इसमें डेफिनेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, मगर ये वेरिएंट यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, ये अपने आप को म्यूटेट करेगा और वर्ल्ड ओवर जो वैक्सीन्स बनी हैं अभी तक, ये डिजीज उससे 2 कदम आगे जाएगा। मतलब हमने वैक्सीन्स बनाई हैं, वी थिंक कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, मगर ये डिजीज हमसे, हमारी वैक्सीन से, हमारी टेक्नोलॉजी से, हमारी साइंस से 2 कदम और आगे जाके म्यूटेट करेगा। बेसिकली हम इसे पकड़ रहे हैं, हम अलग अलग वैक्सीन्स बनाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी से इससे लड़ने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल कुछ साल तो डिजीज हमें हरा रहा है, विच मीन्स हमारी वैक्सीन्स ज़्यादा काम नहीं आएंगी इसके आगे, क्योंकि ये म्यूटेट करेगा। चाइना में अगले 3 साल तो बिल्कुल भयावह दिखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ दिखता है। कुंभ में शनि के आ जाने से बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस चाइना में दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फिर से वही एक अपना ही बनाया हुआ जर्म खुद को ही अटैक करेगा, ये बिल्कुल वही कहानी फिर से दोहराएगी और चाइना को ये साफ करेगा, ये खुद का बनाया हुआ डिजीज जो कि अलग ही फॉर्म में अब म्यूटेट कर जाएगा। अब जनवरी में जब शनि कुंभ में आएंगे, यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, तो ये शनि राहु केतु के एक्सिस पर आ जाएंगे, क्योंकि मेष में अभी राहु का गोचर है और तुला में केतु है, 1-7 एक्सिस जो है। ये शनि जब कुंभ में आएंगे तो मेष के राहु पर अपनी तृतीय दृष्टि डालेंगे, तो ये राहु केतु एक्सिस में अपना इफेक्ट लाएंगे और वापस जब कुंभ के शनि वक्री होंगे तो मकर का इफेक्ट लेंगे और वहां से केतु को भी देखेंगे। तो अब राहु को ये एक एस्पेक्ट आएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी अप्रैल लास्ट वीक 2023 से, जब बृहस्पति इस राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। बृहस्पति युति बनाएंगे राहु के साथ मेष राशि में, और इस युति को शनि की तृतीय दृष्टि होगी। इसका मतलब अप्रैल लास्ट वीक से ये डिजीज बढ़ जाएगा और चाइना के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो एक, जिसे कहते हैं हम, एक रास्ता बनेगा, शनि जैसे ही कुंभ में जाते एक रास्ता बनेगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होने का एक योग है ये, और आने वाले सालों में डिजीज अभी जा नहीं रहा है। ये आपको मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, पर रियलिटी है, और ये रियलिटी तो मैं 2020 से ही बता रही हूँ कि 2023 में भी आएगा डिजीज, और डिजीज अभी हमें इस डेकेड में छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये तो मैं 2023 के बारे में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब आप ये देखिए, इंडिया के हॉरोस्कोप में जब हम देखते हैं तो इंडिया के हॉरोस्कोप में भी अभी जो विंशोत्तरी दशा, इंडियन इंडिपेंडेंस के हॉरोस्कोप को अगर हम देखते हैं तो अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में केतु की चल रही है और ये जुलाई तक चलेगी। इसे हम सिर्फ विंशोत्तरी दशा को नहीं, यहाँ चर दशाओं को भी देखेंगे, जिसमें कुंभ में कर्क चल पड़ा है। ये प्रॉब्लमैटिक दशा दिखती है, अगले 2-2.25 साल प्रॉब्लमैटिक ही दिखते हैं। और कुंभ के शनि जब वक्री होंगे, और ऐसा 2 बार होगा, जून से नवंबर 2023 के बीच में और जून जुलाई से नवंबर 2024 के बीच में, इन दोनों पीरियड्स में
रक्तपात भी बढ़ता दिखता है और पोलराइजेशन दिखती है और कुछ कम्युनल टेंशन भी दिखती है। ये एक अलग पॉइंट है जो मैं आपसे ईयरली प्रेडिक्शंस के बीच में भी इस बारे में बात करूंगी, जो ईयरली प्रेडिक्शंस अभी मैं करूंगी 2023 से 24 के बीच के बारे में। इंडियन इंडिपेंडेंस के हॉरोस्कोप में अप्रैल लास्ट वीक से तो प्रॉब्लम बढ़ती दिखती है, और ये मैंने आपको बताया कि अगर हमने सोचा है कि हम वैक्सीन से इसका मुकाबला कर लेंगे तो ये हमसे 2 हाथ आगे है। अभी कोरोना ये ऐसे म्यूटेट करेगा या एक ऐसा कोई ये डिजीज कोई ऐसा फॉर्म लेगा जो जिससे हम एकदम से हमें भी तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए होगा, और तब तक काफी कैजुअलिटी हो जाएगी। ये कोरोना सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए तो है नहीं, वर्ल्ड ओवर है। और आप देखेंगे कि शनि के कुंभ में गोचर से वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन लॉस दिखता है। तो वर्ल्ड ओवर कोरोना हमें इफेक्ट करेगा। अब इसमें एक जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो एक पॉइंट है वो ये है कि कुंभ का जो शनि है वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाता है, इसलिए हम इतना ज़्यादा नुकसान नहीं झेलेंगे जो बाकी झेलने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पर खुशी मनाएं, क्योंकि लॉस तो लॉस ही है, चाहे वो अपना हो या किसी और का। मतलब इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि हम बच गए दूसरा चला गया। मगर ये देखिए, और ये मेरे ज्योतिष गुरु के एन राव जी की बहुत पुरानी रिसर्च है कि कुंभ, मीन, मेष और वृषभ की शुरुआत, ये जो पीरियड है शनि का, स्पेसिफिकली कुंभ, मीन और मेष, ये अगर हम हिंदुस्तान की कुंडली में सर्वाष्टक बिंदुओं को देखें तो यहाँ से ये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये डेकेड हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी और कैसी भी प्रॉब्लम आएगी हम उससे लड़ने में सक्षम होंगे। जिसमें प्रॉब्लम्स ऐसी हैं क्योंकि चाइना का जो गोचर है वो इतना खराब है कि अपनी कंट्री का, जिसे कहते हैं डाइवर्जन करने के लिए कि इतने लोग मर रहे हैं, ये बार बार हमारे बॉर्डर पर अटैक करेगा। ये एक बार नहीं है कि एक बार अटैक हुआ, ये बार बार कोई ना कोई खुराफात जिसे हम कहते हैं वो करेगा। और वो तो पाकिस्तान भी बॉर्डर पे करता दिखता है, क्योंकि हर तरफ ये डिजीज इफेक्ट करेगा और हमारे बॉर्डर्स पे ये प्रॉब्लम दिखती है। कुंभ के शनि में ये प्रॉब्लम दिखती है। ये डाइग्रेस कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पर बताने पर। मैं कुंभ के शनि का एक अलग से वीडियो भी करूँगी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने आपसे पहले कहा कि 33 में शनि के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने तब तक हमारी इकोनॉमी ठीक जा रही है। और क्योंकि सर्वाष्टक बिंदु ऊपर हैं, रिस्पेक्टिवली ऊपर जा रहे हैं, इसलिए कुंभ, मीन, मेष, ये जो शनि का गोचर रहेगा 2.5 और रोहिणी नक्षत्र तक पहुंचने में, तब तक ये हमारी जो इकोनॉमी है ये पावरफुल रहेगी। और मैं बहुत बार कहती हूँ 2030 तक तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज करेगा। एंड एज आई से, द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतनी महामारी, इतना लाइफ लॉस है कि दुनिया भारत की तरफ रुख करेगी हमसे समझने के लिए, फॉर द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो अभी कोरोना परेशान करेगा। और ये आप ध्यान रखिए कि जब केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब डिजीज के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। ये जुलाई से हो जाएगा। नवंबर के आखिरी में राहु केतु का गोचर मीन और कन्या राशि में हो जाएगा और मेष और तुला की धुरी से निकल जाएंगे। इसका मतलब कि बृहस्पति और राहु की ये जो युति है जो मेष में बन रही है ये टूट जाएगी और यहाँ से राहु द्विस्वभाव राशियों को पकड़ लेंगे। मगर राहु द्विस्वभाव राशियों पर भी इनका जो प्रभाव है, राहु केतु का जो द्विस्वभाव राशियों पर प्रभाव है, वो भी डिजीज को कम होता नहीं दिखाता। अभी फिलहाल ये वीडियो मैंने आपसे पूरे आर्क की बात करी जो कि अप्रैल 2025 तक चलेगा। पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें
तो बृहस्पति मेष में अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक रहेंगे। ये तो प्रॉब्लम दिखा ही रहा है डिजीज में, और पूरा जो पीरियड है वो ये पूरी आंख है जो शनि के गोचर की रहेगी कुंभ में। तो इसलिए अभी डिजीज से केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हमें बूस्टर डोजेस लगी, हमें डोजेस लग गई हैं तो इसलिए हम बचे हुए हैं, क्योंकि ये बूस्टर डोजेस अभी कोरोना के आगे घुटने टेक सकती हैं। ऐसा बिल्कुल आने वाले समय में आप देख लेंगे। तो केयरफुल रहिए, और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वो ज़रूर करिए, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो ये है कि शनि कुंभ का, क्योंकि वृषभ लग्न की हिंदुस्तान की कुंडली है, शनि कुंभ का दशमस्त होकर दशम भाव में ही, अपने ही भाव में, ये दशमेश भी है, शनि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए दशमेश है और दशम भाव में ही गोचर करेंगे। तो इकोनॉमी ठीक चलेगी, अच्छी चलेगी। और मैंने आपको कहा है ये डेकेड इंडिया के राइज का डेकेड है। यहाँ चाइना नीचे आएगा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में, और इंडिया ऊपर जाएगा। यहाँ चाइना नोज डाइव करेगा, अब आप देखिए बिल्कुल नोज डाइव करेगा, 26-27 तक बिल्कुल नीचे जाएगा। और इंडिया जिस प्रपोर्शन में चाइना नीचे जा रहा है, इंडिया उसी प्रपोर्शन में ऊपर जाने वाला है, ऐसा आप देखेंगे। क्योंकि चाइना के बारे में मैंने बहुत से इससे पहले भी वीडियोस किए, टोक्यो ओलंपिक्स का एक वीडियो था उसमें भी चाइना के बारे में बात की, ईयरली प्रेडिक्शंस का जो लास्ट ईयर वीडियो उसमें भी चाइना के बारे में बात की कि अगले 7-8 साल तो चाइनीज इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है और पॉपुलेशन में लॉस आ रहा है, और हिंदुस्तान की कुंडली में अब बढ़त आ रही है रिस्पेक्टिवली। ये माने जो ये ग्राफ है अब इंडिया का इकोनॉमी का, ये ऊपर जा रहा है, कुंभ, मीन, मेष, ये ऊपर की तरफ, इवन टॉरस, जब तक शनि रोहिणी नक्षत्र में नहीं आते। ये रामायण में भी कथन है, वाल्मीकि रामायण में इस बात का कथन है कि महाराज दशरथ कहते हैं कि शनि रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं और यहाँ से पीड़ा बढ़ेगी। और मैं जब शनि के गोचर का भी एक अलग से वीडियो करूँगी 2023 के इस गोचर का, तो उसमें इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। पर ये जानिए कि ये डेकेड जो है ये डिजीज़, वॉर और राइट्स का है। जब जब खंड प्रलय होता है, और खंड प्रलय हो या ना हो, ईश्वर का नाम लेना ज़रूरी है, और एक मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से दूर जाना भी ज़रूरी है। एक बहुत ही भोगवादी जीवन जिसमें हम बार बार, अभी भी मैं देखती हूँ, कोरोना आया, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत चले भी गए, पर जो अभी अपने एक सेल्फिश और बिल्कुल ही अपने बारे में सोचते हैं, वो वैसे ही चलते जा रहे हैं। उनमें मैं इसलिए आप अपने आप को समझें कि सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। स्वच्छ कर्म करें, बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ कर्म करें। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है काम करने की, उसमें आप ऑनेस्ट रहें। कुछ नहीं आप कर सकते, आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि सत्य जो है वो अग्नि का ही बीज है। तो अग्नि जो है वो तीनों शरीरों में बढ़ी रहे तो डिजीज नहीं सेट करता। जब तक दान करते हैं तो भी आप तपस्या बढ़ा रहे हैं, अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं। तो डिजीज भी पहले एस्ट्रल बॉडी से इमोशनल बॉडी पर और फिर फिजिकल बॉडी पर आता है। अचानक से नहीं होता कि आपको एक डिजीज ऑफ द पैनक्रियाज हो गया या डिजीज ऑफ द किडनी हो गया। ये कर्म की अपनी गति है, ये ऐसे ही बाहर आता है, आपको पता लगता है, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे ही पता लगती है। तो बी ऑनेस्ट और बिल्कुल अपने कर्म को पूरी तरीके से, सुपरफिशियली मत कीजिए, पूरी तरीके से अपने काम को कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कर्म करने की, जो आप कर रहे हैं उसे ठीक से करें और किसी का मन नहीं दुखाएं।
और झूठ कम बोलें और साफ तरीके से पैसा कमाएं, क्योंकि गलत तरीके से कमाए हुए धन से जो अन्न खरीदा जाएगा और जो अन्न ग्रहण किया जाएगा वो उसमें विकार होते हैं। तो ये अपने आप में इम्यूनिटी ही बढ़ाते हैं। आप सोचें कि आप एक जगह बैठ जाएंगे और बहुत सारा मंत्र बोलेंगे और वैसे आप गड़बड़ करेंगे अपने काम में, तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अग्नि तत्व तो तीनों शरीरों में बढ़ना चाहिए ना, तभी तभी वो काम करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। ये उपायों का उपाय है कि सत्य पर रहें। इससे बड़ा उपाय क्या हो सकता है? सत्य पर रहें, आप हर तरीके से सत्य पर रहें, मर्यादा को कायम करें, ये ध्यान रखिए। एक और बात यहाँ पर, अग्नि सूर्य है, जब जब ग्रहण होता है तो राहु सूर्य को पकड़ लेते हैं। आप ये देखिए, अल्कोहल का जो तत्व है वो राहु का है, तो उससे अग्नि कमजोर होती है, अग्नि क्षीण होती है। तो इससे भी आपको एक यहाँ पॉइंट मिलता है कि जो चीज सूर्य को ग्रसित कर रही है या एनवलप कर लेती है, वो राहु का जो तत्व है, जो ग्रहण कर लगाता है सूर्य पे, उसे हमने अपने अपने राष्ट्र में, अपने शरीर में जो अग्नि तत्व है उसमें आप हवन करेंगे अगर राहु के तत्व का, तो ये हवन हो गया ना, आपने कंज्यूम किया तो ऑटोमेटिकली ये आहुति चली गई। तो अपने शरीर में आपने अग्नि को क्षीण नहीं होने देना, क्योंकि अग्नि ही इम्यूनिटी है। और लंग्स के लिए तो वैसे ही हम कहते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि लंग्स को कफ प्रवृत्ति पकड़ती है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो लंग्स पकड़े जाते हैं। आप चंद्रमा का उपाय करें ना करें, क्यों? क्योंकि कॉस्मिकली अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा को जो लाइट है वो सूर्य दे रहे हैं। तो बॉडी में भी जब चंद्रमा ग्रसित हो तो चंद्रमा का उपाय आप करें ना करें, सूर्य का उपाय जरूर करें। गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्याष्टकम पढ़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, ये अग्नि का जाप आप जरूर करें। मगर लोग 11 बजे उठते हैं और फिर अग्नि का जाप करते हैं या सूर्य का जाप करते हैं, ये सही नहीं। उसके लिए आपकी दिनचर्या सूर्य के हिसाब से होनी चाहिए। आप रात को 11 बजे डिनर नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस तत्व को, अग्नि तत्व को समझें और अग्नि तत्व की पूजा करें, पूजा का मतलब ये नहीं है बैठ के हाथ जोड़ें, उसे धारण करें अपनी दिनचर्या में भी, सत्य बोलें, क्योंकि सत्य भी अग्नि है, तो फिर इम्यूनिटी हर लेवल पे आ जाएगी। The 3 bodies will be immune to trouble. अग्नि का तत्व जब प्रचंड हो जाता है तो पुराने कर्मों के बीज को भी it roasts the seed of sins, past sins। इसलिए ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। थोड़ा लंबी बात मैंने आपसे कही, तो इसके साथ ही मैं इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।